Hey guys, welcome back to our e-learning platform Origins eShala. This is our 15th lecture of nuclear power plants in the playlist of power plant engineering. So last lecture में हमने बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के फीचर्स देख लिए थे, उसका डायग्राम समझ लिया था और कैसे वर्क करता है वो भी देख लिया था. और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज आई हैड ए गट फीलिंग कि अगर इसके बाद का ये टॉपिक मैं नहीं लूँगा तो शायद रात के 2:30 बजे भी मुझे फ़ोन आएंगे डिस्टर्ब करने के, सर के वो टॉपिक बाकी रहेगा एडवांटेज डिसएडवांटेज का. बिकॉज आई नो कि एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए, तब पूछते हैं कि डायग्राम ड्रॉ करो, उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन समझाओ एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखो. सो इसलिए मैंने डायग्राम में इनफैक्ट यहाँ पे रहने दिया है, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझाने के लिए भी ईजी रहेगा. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. सो हियर वी गो. सो फर्स्ट पॉइंट, इसकी थर्मल एफिशिएंसी है वो एज कंपेयर टू अदर बॉयलर जिसमें मल्टीपल सर्किट्स होती है उससे ज़्यादा है. सिंपल रीज़न इज क्योंकि जो वर्किंग सर्किट होती है, यानी किसी भी रिएक्टर में या बॉयलर में या किसी भी पावर प्लांट में जब मल्टीपल सर्किट्स होती है तब वर्किंग सर्किट 1 या 2 ही होते हैं. तो वर्किंग सर्किट हमेशा जहाँ पे हीट जनरेट हो रही है उससे दूर होती है. जनरल केस मल्टीपल सर्किट की बात कर रहा हूँ. सो उस वजह से वो जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें हीट लॉस होती जाती है एंड वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, थर्मल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है ऑब्वियसली. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल सर्किट है, जो स्टीम है वो डायरेक्टली सोर्स से हीट ले रही है और वही स्टीम डायरेक्टली टरबाइन में जा रही है. सो हीट लॉस का चांस यहाँ पे मिनिमम है सिंगल सर्किट की वजह से. सो ऑब्वियसली इसकी थर्मल एफिशिएंसी अबाउट 30% हमें मिल जाती है, जो एज कंपेयर टू अदर मल्टीपल सर्किट जहाँ पे 20%, 10%, 15% ऐसे मिलती है उससे बेटर है. हाँ मानता हूँ 30%, 50% से भी कम एफिशिएंसी है, बट दिस इज द नॉर्मल फॉर इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में ये भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, 30% या 40% मैक्सिमम. थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, वर्क एफिशिएंसी की नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा. वर्क एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी हर चीज़ अलग होती है, वो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट में भी आगे. सो डू ट्यून इन टू आवर चैनल. और अगर ऐसे ही आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो डू लाइक द वीडियो, शेयर किए टू फ्रेंड्स एंड पहली बार आए तो याद से रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो यार. और कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो जैसे कि मैं कह रहा था, इसकी थर्मल एफिशिएंसी अच्छी है क्योंकि जो स्टीम है, वर्किंग स्टीम, वो यहीं पे रिएक्टर में बनके डायरेक्ट सर्किट में घूम रही है. सो नो हीट लॉस, यानी हीट लॉस है ऑब्वियसली पूरी सर्किट में घूमते हुए है, बट कंपैरेटिवली लेस है. ये बात याद रखो, एडवांटेजेस जो भी है वो हमेशा एज कंपेयर टू अदर रिएक्टर्स है. इट इज नॉट सम एब्सोल्यूट, इट इज कंपेयर टू अदर रिएक्टर्स. ये बात आपको याद रखनी है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल, दे आर कंपेयर टू अदर रिएक्टर्स. अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि इसका ऑपरेटिंग प्रेशर लो है, बिकॉज यहाँ पे हम पानी को बॉयल होने दे रहे हैं, राइट. कुछ रिएक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो वर्किंग मीडियम है उसको हमें बॉयल नहीं होने देना, और किसी चीज़ को बॉयल होने से रोकना है रिगार्डलेस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो हमें उसके ऑपरेटिंग प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है. और हाई प्रेशर यानी मोर थिक प्रेशर वेसल, जितना प्रेशर वेसल थिक बनेगा उसका डिज़ाइन का, उसको बनाने का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पर इतना हाई प्रेशर हम नहीं जनरली जाते. सो कंपेयर टू अदर रिएक्टर्स इसका प्रेशर लो है. सो ऑब्वियसली इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है प्रेशर वेसल का, यानी ये रिएक्टर का जो वेसल है वो कम आएगा क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रेशर लो है ऑब्वियसली. सो वहाँ पे इसकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है. नेक्स्ट कि यहाँ पर एक ही सर्किट है और सिंपल रैंकाइन साइकिल के इक्विपमेंट्स जस्ट विद बायोलॉजिकल शीट आप यूज कर रहे हो. सो सिंपल प्रोसेस है, फ्यूअर इक्विपमेंट्स है, तो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स का कॉस्ट भी कम. और ये एक टेक्निकल चीज़ है कि ये जो फ्यूल बंडल है यहाँ पर जो प्रेशर लगता है हर बॉयलर में अलग अलग लगता है रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर. जो फ्यूल बंडल के ऊपर इस फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है वो, और टेम्परेचर जब फिशन हो रहा है उसके बाद, ये क्योंकि पूरा का पूरा वाटर से फिल्ड है, राइट, ये पूरा सिंपल वाटर से फिल्ड है, तो यहाँ पर जो फ्यूल का कांटेक्ट पे टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता. जस्ट यहाँ पे कांटेक्ट है, वहाँ पे तुरंत कूल होता जाता है. सो 280 डिग्री सेल्सियस 30 kg/m² के प्रेशर पे, स्टीम प्रेशर पे हमें नॉर्मल मिलता है. सो ये कंपेयर टू अदर रिएक्टर्स कम है
कांटेक्ट प्रेशर कम है ओवरऑल, सॉरी कांटेक्ट टेम्परेचर कम है ओवरऑल नहीं। ओवरऑल हमें जो टेम्परेचर चाहिए मिलता है, ऊपर स्टीम जमा होती जाती है, बट कांटेक्ट यहाँ पे जो हो रहा है वो कम है। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्यूल बंडल है उसकी लाइफ इंक्रीज होगी, उसका वेयर टेयर, उसका फ्रिक्शन, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सब अच्छी रेंज में रहेगी आपके कंट्रोल में, और उसको एक लॉन्ग लाइफ मिलती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि न्यूक्लियर को आप जितना लंबा चला सको उतना आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। एंड लास्ट की यहाँ पे आपने नोटिस किया कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्टर, मॉडरेटर, कूलेंट सब कौन कर रहा है? सिंपल H2O, और सिंपल H2O ही स्टीम बन के भी आगे जा रहा है, राइट। सो जब वो स्टीम बनता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम हो गई, राइट। तो ये वाटर की क्वांटिटी कम ज़्यादा होने से भी आप इसका कंट्रोल अच्छे से कर सकते हो। आपका जितना फीड पंप से फ्लो ज़्यादा जाएगा, जितनी जल्दी स्टीम बनेगी, उस हिसाब से ऑटोमेटिक एक सेल्फ कंट्रोलिंग एक्शन यहाँ पे देखने मिलता है, जो दूसरे बॉयलर्स में मुश्किल है थोड़ा। बट यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट यूटिलाइजेशन है, सो यहाँ पर हमें एक सेल्फ कंट्रोलिंग एक्शन सॉर्ट ऑफ देखने मिलता है, और कंट्रोल का सिर्फ स्टार्ट और एंड करने में, बाकी स्टेडी स्टेट और इजीली यहाँ पे मिल जाती है रनिंग कंडीशन में, इस वाटर के और स्टीम के फ्लो की मदद से। क्योंकि वाटर डायरेक्टली स्टीम बन रहा है तो क्वांटिटी कम हुई, न्यू वाटर आया, एक कांस्टेंट फ्लो मिल रहा है, तो उस हिसाब से जो रिफ्लेक्शन है, मॉडरेशन है, सब ऑटोमेटिक एक्शन मिल जाता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने मॉडरेटर, कूलेंट सबका काम सिंपल वाटर से ही कर दिया कि भाई एक साथ सब काम हो गए। सो ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब किसी भी सिक्के के दो पहलू होते ही ऑब्वियसली, तो डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। लेट्स गेट ऑन विद इट। सो बैक टू द पॉइंट, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ, बिकॉज ये मैंने पहले भी कहा है। यहाँ पर जो बॉइलिंग वाटर है वो डायरेक्टली न्यूक्लियर कोर के साथ या फ्यूल बंडल के साथ कांटेक्ट में आया है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव हो चुका है। फॉर दैट रीजन जो भी इक्विपमेंट इस बॉइलिंग वाटर से, यानी ये जो रेडियो एक्टिव स्टीम हो गई है उसके साथ कांटेक्ट में आएंगे, उन सभी को बायोलॉजिकल शील्ड देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप इतने पूरे को कवर करने के लिए एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाओगे, फ्री में तो बनेगा नहीं, सो इट विल इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब हमने क्या किया, एक्स्ट्रा सर्किट्स का, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स का, हाई प्रेशर की वजह से जो एक ही थर्मल शील्ड बना दिया, वो जो कॉस्ट बचाया था वो तो बायोलॉजिकल शील्ड के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। सो ये इसका डिसएडवांटेजेस है कि आपको पूरे इक्विपमेंट को बायोलॉजिकल शील्डिंग देनी पड़ती है। सो घुमा फिरा के वही आ जाता है। मैंने पहले भी कहा है, होता सब है, बस आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपके पास क्या अवेलेबल है, उस हिसाब से आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। बाकी घुमा फिरा के सब वही आ जाता है। क्योंकि हमने सिंपल वाटर यूज़ किया था कि सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल है, तो मैं फ्यूल एनरिच यूज़ करना पड़ा। अगर यही हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज़ करते तो नेचुरल यूरेनियम से भी काम हो जाता था। और हाँ, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली जो स्टीम बन रही है वो रिएक्टर में बन रही है, सो डायरेक्टली वो रिएक्टर की फिशन प्रोसेस की स्पीड पे कितना हीट जनरेशन हो रहा है, कितना स्टीम बन रही है, वो उस पर डिपेंड करती है। सो अगर अचानक आपका लोड एवरेज लोड से पीक लोड आ गया, मान लो बाई चांस, क्योंकि सारे पावर प्लांट एवरेज लोड के बेसिस पे डिज़ाइन किए जाते हैं, उनकी कैपेसिटी उस एवरेज लोड के हिसाब से बनती है। बट मान लो अचानक पीक लोड आ गया, तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा पावर की रिक्वायरमेंट है, उसके आगे जो रिस्पॉन्सिवनेस है कि जल्दी स्टीम एक्स्ट्रा जनरेट करो ताकि ज़्यादा टरबाइन घूमे, ज़्यादा पावर बने, वो यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिव स्पीड जो है वो कम है। क्योंकि ये स्टीम की जो फ्लो रेट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसे हम ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है कि इसकी रिस्पॉन्सिव स्पीड कम है। सो लोड फ्लक्चुएशंस के आगे कुछ काम का नहीं है ये। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि इसकी जो पावर डेंसिटी है, पावर डेंसिटी यानी फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर और सेम अमाउंट ऑफ मॉडरेटर, जो पावर ये देता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है इन सेम साइज, इनफैक्ट वो कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33.6 किलोवाट पर लीटर, यानी अगर मैं 1 लीटर वाटर को कंटिन्यू घुमाता रहूँ अंदर, तो उसमें मुझे 33.6 किलोवाट मिलता है, जो दूसरे रिएक्टर्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इनफैक्ट इससे डबल भी होती है कोई में। सो ये इसकी पावर डेंसिटी कम होने की वजह से इसे ओवरकम करने के लिए हमें इसका साइज जनरली बढ़ा देना पड़ता है। अब ऑब्वियसली मैं बड़ा बनाने जाऊंगा तो जो बायोलॉजिकल शील्ड है वो भी बड़ी बनेगी, तो उसका खर्चा भाई अपनी जेब से ही जाने वाला है।
एंड द नेक्स्ट इज के यहाँ पर मैंने बोला था एडवांटेजेस में कि स्टीम मॉडरेटर के तौर पे भी काम करेगी, तो वो सेल्फ कंट्रोलिंग एक्शन देती है, राइट। बट स्टीम इज अ हाई एंथैल्पी एलिमेंट विथ फास्ट मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स। उसके गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, राइट। सो इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक बर्न आउट करके प्रोसेस होता है कि फ्यूल जो है यहाँ पर रिएक्टर के फ्यूल बंडल में बर्न आउट हो जाता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए आपको ड्यूअल साइकिल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और ड्यूअल साइकिल बनाने के लिए फिर से भाई जेब से ही खर्चा होने वाला है, 2 साइकिल्स चलानी है एक साथ, तो टू प्रिवेंट दिस बर्न आउट ऑफ फ्यूल रॉड्स एंड फ्यूल बंडल एट द कोर। सो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि बर्न आउट हो जाता है, उसके रोकने के लिए ड्यूअल साइकिल देनी है और उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आने वाला है ऑब्वियसली। और लास्ट, ये इससे रिलेटेड है इनफैक्ट लास्ट पॉइंट, कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, चाहे ग्रेजुअल भी बढ़ रहा है, पर स्टीम जनरेशन रेट तो सेम ही है, तो आपकी स्टीम जितनी बन रही है उससे ज्यादा जल्दी यूटिलाइज होने लगेगी, राइट। तो यहाँ पे जो स्टीम हम स्टोर कर रहे थे वो कम स्टोर होने लगेगी, तो गैस जितनी कम स्टोर होती है वो उतनी फैलने लगती है, राइट। क्योंकि अगर मैं 1 मीटर क्यूब गैस को एक रूम में छोड़ दूं तो पूरे रूम में फैल जाएगी, 2 मीटर क्यूब को छोड़ दूं तो भी वो भी पूरे रूम में फैल जाएगी, बट दोनों की डेंसिटी अलग होगी, राइट। सो यहां पर जैसे लोड इंक्रीज होगा स्टीम कंजम्पशन इंक्रीज होगा, और उस वजह से स्टीम की जो डेंसिटी है वो कम होने लगेगी और स्टीम का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। एंड प्रेशर ड्रॉप मतलब भाई पावर ड्रॉप होना ही, पावर कम मिलने लगेगी यानी इन शॉर्ट। बट एक मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टीम अगर आपकी जल्दी यूटिलाइज हो रही है तो यहाँ पे मॉडरेट कौन करेगा? जो मॉडरेट करने वाली स्टीम की क्वांटिटी वो भी कम हो जाएगी। सो मॉडरेशन के जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी, और इस वजह से आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा बोलते ना ज़्यादा वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि ओवर क्या बोलते हैं ज़्यादा मॉडरेटर यूटिलाइज ना हो जाए, क्योंकि मॉडरेटर बिल्कुल नहीं रहा तो इसे शट डाउन करना पड़ेगा, और फिर शट डाउन से स्टार्ट करने में बाबा रे बाबा दिमाग खराब हो जाता है। सो ये भी किसका ड्रॉबैक है कि ज़्यादा लोड पे इंक्रीज होने लगे अगर लोड, तो भाई ये कुछ काम का नहीं। कांस्टेंट एवरेज लोड अगर आ रहे हो देन यू कैन यूटिलाइज इट। सो विद दैट सेड आई थिंक इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो एज अ फीचर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं भी पूछे हो then also you can write these at some points or features of the boiling water reactor. With that said, अगर आपको मेरे रेफरेंस बुक्स रिफर करने या इस सब्जेक्ट के कोई भी दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए then you can check out our blog www.originsconglomerate.blogspot.com. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप जस्ट ब्लॉग पे जाओ, सर्च करो पावर प्लांट इंजीनियरिंग और नेम ऑफ बुक यू वांट, और एनी सब्जेक्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, उनके बुक्स भी आपको मिल जाएंगे इनफैक्ट। सो study well and let's meet again in the next lecture. Thank you. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.